हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल सरल क्वेश्चन इससे पुटअप होता है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, लेकिन उसमें कई सारे फार्मूलों का प्रयोग किया जाता है। केवल ज़्यादा नहीं आपको पढ़ना है, उतना ही मैटर पढ़ना है जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। उसी के आधार पर क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। एक ही क्वेश्चन में कई सारे फार्मूला का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन सरल होते हैं, आप बिल्कुल आसानी पूर्वक इनको कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले घन, इसमें आप घन, घना, बेलन, शंकु, गोला और प्रतिसत्ता का अध्ययन इस वीडियो के अंतर्गत आप करेंगे। प्रतिसत्ता में देखो, हम आपको ज़्यादा नहीं बताएंगे, केवल और केवल यूजेबल आपको चीज़ बताई जाएगी जिनका प्रयोग इस फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत जो प्रश्न है मेंसुरेशन वाले, उसमें प्रतिसत्ता कितनी यूज होती है उतना ही हम आपको बताएंगे। प्रतिसत्ता का जो विस्तार है वो तो बहुत है, लेकिन हम आपको केवल और केवल इसका कॉन्सेप्ट बता देंगे। उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर प्रश्नों में किस तरीके से आप इसका यूज करेंगे वो आप सीखेंगे। तो पहले हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, घन की चर्चा कर लेते हैं। वैसे घन आप भी आप ले सकते हैं, लेकिन घन लिखा है तो आप घन ही ले लें, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। घन को कहा जाता है क्यूब। 6 वर्गाकार सतहों से बंद आकृति को क्या कहा जाता है? घन कहा जाता है। 6 वर्गाकार सतह होती है, जैसे आपका ये डिब्बा है, ये एक वर्गाकार फेस है, यहाँ पर सरफेस है, सतह है। ये घन कहलाता है। घन की लंबाई आप यहाँ पर ले सकते हैं, इसकी लंबाई a है, चौड़ाई भी a है और ऊंचाई भी क्या है इसकी a है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यहाँ पर जो आपको यहाँ पर फेस दिखाई दे रहे, सरफेस, यहाँ पर ये सरफेस है, ये वाला सरफेस एंड ये सरफेस सतह है। तो इस टाइप से इसमें कितनी सतह होती है? 6 सतह होती हैं, आमने सामने और इधर दाएं बाएं, ऊपर और नीचे। यहाँ पर टोटल आपको 6 सतह आपको दिखाई दे रही हैं। घन में हम ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले, केवल घन के एक जो सतह है, घन की एक सतह का क्षेत्रफल, एक सतह है वो क्या है? वर्गाकार है, तो क्या आ जाएगा? a इंटू ए इक्वल टू आ जाएगा a स्क्वायर। इसका मतलब क्या आ गया? भुजा स्क्वायर। घन की एक सतह का क्षेत्रफल। अब घन में टोटल सतह कितनी होती हैं? 6। घन की सभी सतहों का क्षेत्रफल, या घन का क्षेत्रफल भी आप कह सकते हैं। घन का क्षेत्रफल यानी 6 सतहों का क्षेत्रफल, तो यह आ जाएगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर, यह आ जाएगा। घन के आपको इसमें हम बता दें कि इसकी जो किनारे हैं, इन सभी किनारों की लंबाई कितनी हो जाएगी। यहाँ पर आप टोटल किनारे काउंट कर सकते हैं कि घन में टोटल किनारे कितनी होती है? 12। देखो आपको 12 काउंट कराएं। एक किनारा, 2, 3, 4, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल वाले लो, 1, 2, 3, 4, 8 हो गए। अब एक ये आ गया, 2, 3, 4। इस तरीके से टोटल किनारे कितनी होती है? इसके 12 होते हैं, तो किनारों की सभी की लंबाइयों का योग हो जाएगा 12a हो जाएगा। घन के विकर्ण की लंबाई, या घन की एक सतह पहले ले लेते हैं, कोई बात नहीं। जैसे ये कोई सतह है घन की, इस सतह की लंबाई, सतह के विकर्ण की लंबाई ये वाली हमें निकाली, ये साइड a है, ये साइड a है, तो ये साइड हो जाएगी √a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर √2a आ जाएगी, √2a। घन के एक सतह के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई होती है √2 इंटू a,
या a√2 भी कह सकते हैं, a√2। लेकिन घन के विकर्ण की बात कर लेते हैं। घन का विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण जैसे ये है, इस वाले पॉइंट को इस वाले से मिलाइए, घन का क्या कहलाएगा? विकर्ण कहलाएगा। इससे मिला दीजिए आप। अब इस विकर्ण की आपको लंबाई निकालनी है, तो किस तरीके से निकालेंगे? यहाँ पर घन के विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण की लंबाई तो यह आ जाएगा √a² प्लस का a² प्लस का a², √3a², a² से अंडू हट जाएगा तो √3a, या फिर a√3 आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने घन के विकर्ण की लंबाई की बात की है, तो a√3 होती है। एक इम्पोर्टेंट बात आपको और बता दें कि जो घन होता है, घन में टोटल कितने विकर्ण होते हैं? घन के विकर्ण की बात कर रहे हैं तो घन के अंतर्गत 4 विकर्ण होते हैं। कोई घनाकार आकृति का रूम है, कोई कमरा है, तो उसके अंतर्गत 4 विकर्ण होंगे। इस वाले पॉइंट को सामने वाले पॉइंट से मिला दो, 1 विकर्ण। इस वाले पॉइंट को सामने वाले पॉइंट से मिलाइए, 2 विकर्ण। इसी प्रकार सिमिलरली ये भी क्या कहलाए? विकर्ण कहलाएंगे। इसको इससे मिला दो, इस वाले पॉइंट को इससे मिला दो, तो इस तरीके से घन के विकर्ण कितने होते हैं? 4 होंगे। एक बात और बताते हैं हम आपको कि कभी कभी देखो क्वेश्चन बन जाता है कि कोई घनाकार आकृति का कमरा है, घनाकार आकृति का, उसकी भुजा कितनी है? 5 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर, कुछ भी वो देगा, और फिर पूछेगा कि इस कमरे के अंतर्गत अधिकतम लंबाई की कौन सी छड़ रखी जाती है? अधिकतम कितनी लंबाई की इसमें छड़ रखी जा सकती है? तो अधिकतम कितनी लंबाई की? जितना इसके विकर्ण की लंबाई होगी उतनी ही लंबाई की इसमें छड़ रखी जा सकती है। तो यहाँ पर घन के विकर्ण की लंबाई होती है कि √3a। इस तरीके से आपसे सॉल्व कर सकते हैं। घन का क्षेत्रफल हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन के आयतन की बात और कर लेते हैं हम। घन का आयतन, घन के आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अगर लंबाई इसकी क्या L है, चौड़ाई इसकी, अच्छा इसमें दी है, कोई बात नहीं है, घन आपसे आप निकाल सकते। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कैसी होती है? इक्वल है a × a, तो यह आ जाएगा AQ। इसका मतलब क्या होता है? भुजा क्यूब, भुजा का क्यूब। ये इसका होता है घन का आयतन। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। प्रश्न में अगर वो आयतन देता है तो आप क्या निकाल सकते हैं? भुजा निकाल सकते हैं। प्रश्न में अगर भुजा दी है तो आप क्या निकाल सकते हैं? आयतन। ज़्यादा आपको इसमें पढ़ना नहीं है, जितना आपको बताया जा रहा है उसी पर आधारित क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो इसका विस्तार बहुत ज़्यादा हो सकता है। लेकिन आपको पढ़ना कितना है? आपको पढ़ना उतना ही है जितना फर्स्ट ग्रेड में आता है। किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, इनका पहले विश्लेषण किया जाता है, उसके बाद में मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। तो विश्वास रखिए हम पर, जो आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। उतना ही पढ़ो जितना सिलेबस में तुम्हारे में है। इसका विस्तार तो बहुत ज़्यादा है, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, कोई बुराई की बात नहीं है। नेक्स्ट, हाँ, अब हम चर्चा करते हैं घनाभ की। क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? 6 आयताकार सतहों से बंद आकृति को क्यूबॉइड कहा जाता है, घनाभ कहा जाता है। छह आयताकार सतह यहाँ पर सरफेस है, यहाँ पर इसे लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी ऊंचाई है। लंबाई को हम A से डिनोट कर दे या L से डिनोट कर दो, कोई बात नहीं। इसे B से आप डिनोट कर सकते हैं और इसे आप
एच से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि इसे हाइट कहा जाता है, इसे ब्रेथ कहा जाता है, इसे लेंथ कहा जाता है, इसलिए हम इसे डिनोट कर सकते हैं। वही बात है कि जो घनाभ है, घनाभ की जो आमने सामने की जो सतह होती है वो कैसी होंगी, बराबर होंगी, और अगल बगल वाली बराबर होंगी, ऊपर नीचे भी सतह कैसी होती है, बराबर क्षेत्रफल वाली होती हैं। घन के अंतर्गत आपने देखा था कि उसकी 6 जो सतह है वर्गाकार होती हैं, इसलिए 6 सतहों का जो क्षेत्रफल होता है वो आपस में कैसा हो, बराबर होता है। घनाभ की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, तो घनाभ के एक सतह नहीं, इसमें अलग अलग होती हैं, इसलिए हम इस वाले को यूज़ नहीं करेंगे। केवल हम क्या करेंगे इसका यूज़, घनाभ की, ऐसे लिखो आप, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या घनाभ का क्षेत्रफल, ऐसे भी आप कह सकते हैं। घनाभ का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई। पहले हम इस वाले जो सतह है, नीचे वाली सतह का क्षेत्रफल लेंगे तो क्या आ जाएगा, L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई, वही फार्मूला आपका लागू होगा। अब इसके सामने ऊपर की ओर है यहाँ पर सतह, तो दोनों सतहों का क्षेत्रफल कैसा होगा, इक्वल होता है, तो इसमें हम 2 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब इनकी बात करते हैं, इस वाले सतह का क्षेत्रफल तो b इंटू क्या आ जाएगा, h, लंबाई गुणा चौड़ाई, चलो वैसे लिख देता हूँ, 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस 2 इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस 2 इंटू ऊंचाई इंटू लंबाई। 2 का हमने क्यों गुणा किया है, 2 का इसलिए गुणा किया है कि यहाँ पर लंबाई गुणा चौड़ाई, नीचे का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया है, नीचे की जो सतह है उतनी ही सतह क्या पर है, ऊपर की ओर है, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, इसलिए हमने 2 का मल्टीप्लाई। इसी प्रकार आमने सामने वाली सतह है, उनका क्षेत्रफल इक्वल होगा, तो इसी तरीके से हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है। लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये ध्यान रखा करें, चक्रीक्रम होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई से चौड़ाई, चौड़ाई से ऊंचाई, फिर ऊंचाई से क्या आएगा, लंबाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो क्रम होता है, चक्रक्रम में याद करने में कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। घनाभ का क्षेत्रफल हो गया ये, घनाभ का क्षेत्रफल बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पृष्ठों का क्षेत्रफल है। 2 इंटू L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ऐसे भी इसको हम डिनोट कर सकते हैं। कभी कभी प्रश्न के अंतर्गत ये भी देखने को मिल जाता है कि एक संदूक है जो घनाभ की आकृति का है, ढक्कन रहित संदूक है, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ऊपर वाला जो ढक्कन है उसका क्षेत्रफल आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस वाले का क्या करेंगे, माइनस, तो इसका मतलब ये क्या है, इसकी चौड़ाई है ये वाली, और ये क्या है, इसकी लंबाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। ये एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, ये ध्यान रखें आप। घनाभ का आयतन की बात कर लेते हैं। घनाभ का आयतन, आयतन वही होता है जो वस्तु जितने स्पेस को घेरती है कोई वस्तु, वह उसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये घनाभ का आयतन होता है। इसे LBH भी आप लिख सकते हैं, घनाभ का आयतन। LBH घनाभ के विकर्ण की लंबाई, घनाभ का विकर्ण अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर।
ये घनाभ के विकर्ण की लंबाई कहलाती है। लंबाई अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये घनाभ आपका फिनिश। इसके बाद हम लेते हैं क्या, बेलन। अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं LBH की टर्म में तो आप या ऐसे लिख लें, घनाभ का विकर्ण अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये आ जाएगा घनाभ का विकर्ण। हाँ, अब हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं बेलन। सिलेंडर, सिलेंडर जो होता है, जो लंबवृत्तीय बेलन होता है उसी को हम बेलन कहते हैं। ये भी आपको बात बता दें, सामान्यतया जो लंबवृत्तीय आपका बेलन होता है उसी का दूसरा नाम क्या है, केवल और केवल बेलन भी कहते हैं। यहाँ खोखले बेलन की बात नहीं हो रही है। बेलन की जो हाइट है, ऊंचाई h, बेलन के आधार की त्रिज्या, ये रेडियस ऑफ बेस r, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ में आ जाते हैं ये वाला प्लस ये ओनली। इसको आप खोलेंगे तो खोल करके इसकी स्ट्रक्चर ऐसी प्राप्त होगी। आप इसको यहाँ से काट दें। अगर इसे आप सपोज कीजिए या खोखला है ऐसे मान लो, चलो हम केवल इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसलिए, तो ये वाली जो डिस्टेंस है r, इसको आप इस तरीके से खोलेंगे तो यह पाई है 2 पाई r होगी। ये वाली डिस्टेंस कहलाएगी इसके सर्कमफेरेंस के बराबर होगी, इसकी परिधि के बराबर होगी, तो ये क्या होगी, 2 पाई r डिस्टेंस होगी। इसकी बात करें ये वाली जो ऊंचाई है क्या हो जाएगी h, तो यह क्या बन गया, यहाँ पर आयत बन गया है। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, 2 पाई RH इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण की बात करें तो इसमें ये सर्कल प्लस नीचे वाला सर्कल दोनों इसमें शामिल किए जाएंगे, दोनों इंक्लूड होंगे इसके अंतर्गत। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर ऊपर का, पाई r स्क्वायर नीचे का। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यह आ जाएगा 2 पाई RH प्लस 2 पाई r स्क्वायर। 2 पाई r स्क्वायर कहाँ से आ गया, ऊपर वृत्त नीचे भी वृत्त बन रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है 2 पाई r, तो यह आ जाएगा h प्लस r। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। यह तो क्षेत्रफल की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, इसके आयतन की। आयतन की बात करते हैं तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, तो पाई r स्क्वायर इंटू h यहाँ पर इसका आयतन प्राप्त होगा। बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर इंटू h, ये इसका आयतन हो जाएगा। बस 2 चीज़ इसमें समझने वाली बात थी, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसके आयतन। अब हम खोखले बेलन की बात और कर लेते हैं। खोखले बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है और उसका आयतन क्या होता है। खोखले बेलन की बात कर लेते हैं। बेलन के अंतर्गत ये आता है खोखला बेलन। अब यहाँ पर देखिए 2 बेलन है, एक बेलन के अंदर क्या है, यहाँ पर दूसरा बेलन है, लेकिन हम यहाँ पर इसको क्या कर देते हैं, ठोस कर देते हैं। ये ठोस हमने कर दिया है। हाँ, सिमिलरली इसी प्रकार हम इसको भी क्या कर देते हैं, ठोस कर देते हैं। यहाँ पर ये एरिया, ये इसका ठोस है। अब हम बात करते हैं खोखले बेलन का क्षेत्रफल ले लो पहले।
खोखले बेलन का खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय में क्या आ जाएगा, जैसे ये मैंने ठोस कर दिया है, इसके कलर की बात आ जाए कि इस पे आपको कलर करना है तो एक तो बाहरी सतह पर कलर होगा, अंदर की सतह पर भी क्या होगा, इस पर कलर होगा, प्लस इस पर भी क्या होगा, एक कलर होगा। तो जहाँ जहाँ इस पर कलर किया जाएगा वो क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो पहले तो ये आ जाएगा ऊपर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr1h, ये आ जाएगा, ठीक है। प्लस अब हम अंदर वाले की बात करते हैं तो ये आ जाएगा 2πr2h, h तो उतनी ही है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं तो ये क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ये क्षेत्रफल निकलेगा बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा करके। तो πr1 स्क्वायर माइनस πr2 स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब सुनो मेरी बात, इसमें एक नीचे भी है और एक ऊपर भी है, तो इसमें दो का क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दो ये सभी में आ रहा है तो दो आप कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा πr1h प्लस सही है πr2h प्लस πr1 स्क्वायर माइनस πr2 स्क्वायर। ये क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, इसके आयतन की बात कर लेते हैं। खोखले बेलन का आयतन तो यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल प्राप्त होगा πr1 स्क्वायर माइनस πr2 स्क्वायर इंटू h ये है बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिया, आधार का क्षेत्रफल आ गया, इंटू इसकी क्या आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी। नोट कीजिए। अब हम लेते हैं यहाँ पर शंकु। शंकु को इंग्लिश में कौन कहा जाता है, जैसे जोकर की टोपी, ये कौन है, सही नहीं बनाया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, सीधा बनाओ। ये इसकी ऊंचाई h कहलाती है। इसके आधार की त्रिज्या, यहाँ पर r क्या है, शंकु के आधार की त्रिज्या कहलाती है। शंकु की ऊंचाई h, l इसकी कहलाती है तिर्यक ऊंचाई। l कैसे प्राप्त होगी, पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से, अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यहाँ पर ये तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। लिखना चाहे यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ वैसे आपको शो हो रहा है, मैंने बोल दिया। यहाँ पर आधार की त्रिज्या क्या होती है, r होती है, शंकु की ऊंचाई h है, और यहाँ पर l है इसकी तिर्यक ऊंचाई। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr_l, और l कौन से फार्मूले से निकाल दी जाएगी, इस वाले फार्मूले से। तो इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, πr_l कहते हैं। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण क्यों लगाया, क्योंकि नीचे की अगर ये ठोस बना दिया जाए तो नीचे क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा, आधार बनेगा, तो आधार का क्षेत्रफल इसमें शामिल और किया जाएगा, इसका मतलब πr स्क्वायर। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा πr_l प्लस πr स्क्वायर, इसमें से कॉमन आ रहा है πr_l प्लस r, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। शंकु के आयतन की बात कर लेते हैं। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन b बराबर होता है 1/3 πr स्क्वायर इंटू h, शंकु का आयतन।
यहाँ पर यही बता दें पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये किसका होता है, बेलन का आयतन। यहाँ पर इतनी ही लंबाई का एक क्या बना दिया जाए, बेलन। अगर आपसे ये कहा जाए इतनी ही ऊंचाई, बेलन की जो ऊंचाई है उतनी ही ऊंचाई और उसी आधार पर शंकु बनाए जाए, तो बताइए इस बेलन के अंतर्गत कुल कितने शंकु आ जाएंगे। शंकु का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर समान ऊंचाई और समान आधार वाले बेलन और दो शंकु हैं, शंकु को पानी से भर भर कर बेलन में डाले जाए तो कितने शंकु भर भर के बेलन के अंतर्गत डाले जाएंगे, तो 3 शंकु डाले जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि शंकु का आयतन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है शंकु का आयतन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई आर स्क्वायर इंटू एच क्या होता है, यहाँ पर बेलन का आयतन होता है। इसका मतलब बेलन का आयतन इज इक्वल टू होता है 3 इंटू शंकु का आयतन। तो शंकु के आयतन का 3 गुना होता है किसका, बेलन का आयतन। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना इसमें। ठीक है, ये आपका शंकु फिनिश होता है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं गोला, स्फीयर। अब देखिए गोला, गोला क्या होता है, जैसे गुब्बाराकार जो आकृति होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, गोला कहते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, डायरेक्ट आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन। डेफिनेशन इसमें पूछी नहीं जाती है। फुटबॉल की आकृति क्या होती है, गोलाकार होती है। ये स्पेस में होता है, 3D के अंतर्गत आता है, 3 डायमेंशन। 2D के अंतर्गत सर्कल आता है, जबकि 3D में क्या आता है, गोला। जैसे आपका शक्तिमान नाटक में शक्तिमान को भी एक गोले के अंतर्गत पैक कर दिया जाता था, आपने देखा होगा शक्तिमान। तो बिल्कुल आप इधर आप आ जाइए लौट के। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ गोले का क्षेत्रफल एक ही बात है, यहाँ पर गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है। अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ संपूर्ण ले लेते हैं, कोई बात नहीं। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण लेंगे, यहाँ पर अर्धगोला इस तरीके से बनेगा, अर्धगोला है। अगर ये ठोस होता, खोखला और ठोस दोनों में अंतर होगा, प्रश्न एकदम आईने की तरह कहेगा आपसे। यहाँ पर अर्धगोला है, खोखला अर्धगोला कह सकते हैं, तो ये खाली हो जाएगा। कोई कटोरी होगी, कोई प्याली होगी, तो ये भी कैसी होगी, खाली होगी। सॉलिड की बात कर लेते हैं, जैसे नींबू को बीच में से काट दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, अर्धगोला हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आधा करो 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर एक सर्कल और बन के तैयार हो जाता है, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोले के आयतन की बात करें, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, इसका आयतन का क्या करना है, आधा, तो 2/3 पाई आर क्यू, यह अर्धगोले का आयतन होता है। गोले में बस इतना ही पढ़ना है। अगर यहाँ पर व्यास दिया गया, व्यास और आर में मैंने आपको पहले रिलेशन करा दिया है, ये आर का क्या कर दें, दुगना कर दें, तो व्यास बराबर क्या आ जाएगा, 2r। तो आर बराबर हो जाएगा व्यास का आधा, r इक्वल टू d/2। अगर वो व्यास देता है तो आर को गायब कर देना, आर की वैल्यू इस तरीके से प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें आर के स्थान पर d/2 आप रख सकते हैं। तो व्यास की टर्म में भी आप इसका फॉर्मूला प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम लेते हैं प्रतिसत्ता के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अब हम प्रतिसत्ता क्या है, अब लास्ट टॉपिक है आपका ये प्रतिसत्ता। प्रतिसत्ता को आप अच्छी तरीके से समझिए। एक आपको बात बताना है, प्रतिसत्ता में देखो ज़्यादा डीपली आपको नहीं जाना है, केवल कॉन्सेप्ट आपको समझना है प्रतिसत्ता का। जैसे प्रतिसत्ता का, चलो आप बताना, प्रतिसत्ता का अर्थ होता है प्रत्येक स्वपरमाणु,
प्रत्येक 100 पर मान। 100 पर जो मान होता है प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है 100 पर मान होता है, प्रत्येक 100 पर जो मान होता है वही क्या कहलाता है, इसका प्रतिशतता कहलाता है। अगर आपसे ये कहा जाए, इसे हटा दो, जैसे आपसे ये कहा जाए एग्जाम्पल के तौर पर एक लड़के के पास 5 रुपये हैं, एक लड़के के पास कितने रुपए हैं, 5 रुपये हैं। अगर वो उनसे 2 रुपये और कमा लेता है तो बताइए उस पर कितने रुपए हो जाएंगे, 7 रुपये हो जाएंगे। तो प्रारंभ में उसके पास कितने रुपए थे, 5 रुपये, अंत में उसके पास कितने रुपए आ गए, 7 रुपये आ गए। तो प्रारंभिक मान इसकी प्रतिशतता निकाल, 5 रुपये, अंतिम मान 7 रुपये, वृद्धि 7 - 5 इक्वल टू क्या हो गया, 2 रुपये की वृद्धि होगी। वृद्धि हमेशा ऐसे निकालते हैं, अंतिम मान में से प्रारंभिक मान आपको घटाना है। अगर आपसे ये कहा जाए कि किसी लड़के के पास 5 रुपये थे, अंत में उसके पास 3 रुपये रह जाते हैं, तो बताइए वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि आपको बतानी है। प्रारंभिक मान 5 रुपये, अंतिम मान 3 रुपये, वृद्धि 3 - 5 बराबर -2 रुपये की वृद्धि होगी। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। यहाँ माइनस का साइन ये बता रहा है उसे वृद्धि नहीं हुई, क्या हुई, हानि। कितने रुपए की हानि, हानि कितने रुपए की हुई है, यहाँ पर 2 रुपये की उसी हानि हुई है, ह्रास हुआ है 2 रुपये का। तो यहाँ वृद्धि की बात करते हैं, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला होता है अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान बटे प्रारंभिक मान। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है नीचे वाली, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर आपका होना चाहिए। बटे में जो आता है वो इसका प्रारंभिक मान आता है, ये ध्यान रखना इसमें। अंतिम मान कितना है यहाँ पर, 7, प्रारंभिक मान कितना है, 5, प्रारंभिक मान 5, तो यह आ जाएगा 7 - 5 कितना हो जाएगा, 7 - 5, अच्छा इसमें इंटू 100 और आएगा, 100 इंटू 100, तो 7 में से 5 गया तो 2/5 इंटू 100, इतना परसेंटेज प्रतिशत और लगाना पड़ेगा। यहाँ पर भी प्रतिशत लगाना पड़ेगा। 5 से काट लो इसे, 5 दूनी 10, 40%। 5 से इसको काटा है, 5 दूनी 10, 20 बार 20 दूनी 40% का उसे क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी उसकी 40% की। अब इसमें बताएं, देखो प्रतिशत क्यों लगाया जाता है, ये भी आपको कारण बता दें। 100 रुपये पर जो मान होता है वो क्या कहलाता है, प्रतिशत। 5 रुपये पर वृद्धि कितनी हो रही है, 2 रुपये की। 1 रुपया जेब में होगा तो वृद्धि हो जाएगी 2/5 रुपये की। 100 रुपये जेब में होंगे तो वृद्धि हो जाएगी 2/5 इंटू 100 रुपये। तो यही क्या कहलाती है, प्रतिशतता कहलाती है, प्रतिशत वृद्धि कहलाएगी। तो प्रतिशत वृद्धि का जो फॉर्मूला है उसमें क्या आता है, 100 का मल्टीप्लाई आ जाता है। ये प्रतिशत क्या कहलाती है, वृद्धि कहलाती है। 2/5 इंटू 100 प्रत्येक 100 पर ही तो माना ही है। यहाँ ये शो हो रहा है, यहाँ पर हमने इस तरीके से शो कर दिया है, प्रतिशत के चिन्ह के माध्यम से यहाँ पर हमने डिनोट कर दिया है, प्रदर्शित कर दिया है कि ये जो वैल्यू है प्रत्येक 100 पर वैल्यू होती है किसी। अच्छा एक कॉन्सेप्ट आपको और बताएं, एक कॉन्सेप्ट मुझे भी ये बताना है कि किसी दशमलव संख्या या किसी नंबर को प्रतिशत में आपको कन्वर्ट करना है या प्रतिशत से आपको नंबर में कन्वर्ट करना है, तो किस तरीके से करेंगे। कुछ नहीं है खास, ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन समझने वाली बात है। उसमें बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, वो चीज़ आपको और बता दें। दो को प्रतिशत में बदलिए, तो 2/100 इंटू 100 का हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पर प्रति 100 जो बटे में होता है उसको हम प्रतिशत कहते हैं।
ये आ गया 200%, ये इसका आंसर आ जाएगा। प्रतिशत का ही मतलब क्या होता है, 1/100 होता है प्रतिशत का मतलब, ये ध्यान रखना। हाँ, अब हम लेते हैं यहाँ पर जैसे 2.3 है। अब ये मत कहना 100 से ऊपर परसेंटेज होती नहीं है, हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। आपको बताएंगे किस तरीके से प्रतिशत 100 से भी ऊपर होती है। जैसे आपसे एक आ जाए, किसी लड़के के पास कितनी है, 200 रुपये हैं, प्रारंभिक मान कितना है 200 रुपये, और उसने 200 रुपये की सहायता से कितने रुपए कमा लिए, 500 रुपये कमा लिए। तो प्रतिशत वृद्धि बताइए कितनी हो गई उसकी, अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान बटे प्रारंभिक मान इनटू 100, इतने प्रतिशत की क्या होगी, वृद्धि होगी। 2 से इसे काट सकते हो, इसका मतलब 150% की क्या कर दी उसने, वृद्धि कर दी। यहाँ प्रारंभिक मान कितना था उसका 200 रुपये, अंतिम मान कितना था 500 रुपये, प्रारंभिक अंतिम में से आपने प्रारंभिक घटाया 300 बटे प्रारंभिक मान इंटू 100, इसको हमने काट दिया तो कितना प्राप्त हुआ, 150% प्राप्त हुआ। तो ये है कहने का मतलब 100 से भी ऊपर जा सकती है। जैसे आपसे ये आ जाए 0.5 को प्रतिशत में बदलिए, वैसे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी इतनी, 0.5 को प्रतिशत में तो बटे में 100 होना चाहिए, 100 का हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, 0.5 इंटू 100 बटे 100 है, 100 को जो बटा होता है उसकी जगह आप प्रतिशत ऐसे लगा सकते हैं, एक पॉइंट से 0 कट जाएगी, कितना आ जाएगा 50%, ये आ जाएगा। अब किसी प्रतिशत को आपको हटाना है, प्रतिशत का चिन्ह हटाना है, तो 100 का क्या लगा देंगे, भाग, ये ध्यान रखो। प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा, प्रतिशत हटाना है तो 100 का क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। एक सवाल ले लेते हैं अब, छोटा सा है, देखो सवालों से भी क्या कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अगर एक वर्गाकार कोई चादर है, एक वर्गाकार चादर की भुजा कितनी सेमी है, 5 सेंटीमीटर है या 5 मीटर है, उसे गर्म करने पर उसकी प्रत्येक भुजा में 1 मीटर की वृद्धि हो जाती है, मान लो, माना गया है। तो बताइए कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये राइटिंग तो ठीक है, ऐसी है, लेकिन आपको समझ में आ रही होगी। हाँ, थोड़ा फास्ट लिखा है मैंने। अब यहाँ पर देखिए, अब प्रतिशत आपको वृद्धि निकालनी है, किसमें, उसके क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि निकालनी है, कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। तो वही फॉर्मूला, अंतिम क्षेत्रफल माइनस का प्रारंभिक क्षेत्रफल बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल इंटू 100 का उसमें क्या कर देंगे आप, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर अंतिम क्षेत्रफल, भुजा कितनी है, यहाँ पर 5 है, प्रारंभिक भुजा किसकी, वर्ग की, वो वर्ग, ये ध्यान रखो, मैं सवाल सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर लिखने के तरीके को मैटर नहीं कर रहे। यहाँ पर प्रारंभिक भुजा यहाँ पर कितनी है, 5 मीटर, अंतिम भुजा या फिर अंत में भुजा गरम करने के बाद में भुजा कितनी मीटर हो जाती है, 6 मीटर, 1 मीटर की वृद्धि तो इसका 6 मीटर, ठीक है। अब आपको निकालना है प्रतिशत वृद्धि, अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान बटे प्रारंभिक मान इंटू 100,
काट लो, 1/5 × 100, 20% की क्या हो गई यहाँ पर वृद्धि हो जाती है, 20% की। तो इस तरीके से आप ये निकालोगे कि इसके 20% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। कुछ आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको हम बता देंगे। ये अब हम क्वेश्चन क्या हैं, एक सीट आपको सॉल्व कराएंगे, उसमें एक पूरी पर्टिकुलर वीडियो को रखा जाएगा, उस वीडियो के अंतर्गत हम प्रश्नों को ही हल करेंगे, प्रश्नों का इसमें समावेश किया जाएगा। आप ये थ्योरी के जो फॉर्मूले हैं इनको आप लर्न करें अच्छी तरीके से, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।